नमस्कार साथियों, राम राम, राधे राधे, जय महाकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा जो है जियोग्राफी कंप्लीट हो चुका था, है ना? तो आज से हम लोग क्या देख रहे होंगे? भारतीय राज व्यवस्था को, यानी कि पॉलिटी को हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है? किसे देख रहे होंगे भैया? पॉलिटी को। पॉलिटी जो हमारा ही एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है? तो भैया आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या? तो हम लोग कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या भैया? भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे भारतीय सभा से और भारतीय निर्माण से, भारतीय संविधान के निर्माण से, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये भैया हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी भैया? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है? चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो अक्सर ये लोगों से गलत हो जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है और अस्थायी अध्यक्ष कौन है, ठीक है? तो जो सच्चे लोग होते हैं, क्या है, जो सच्चे लोग होते हैं वो उनको लोग टिकने नहीं देते, स्थिर नहीं रहने देते, है ना, अस्थायी रूप से। तो मतलब ये समझ लो कि सच्चे लोग कभी स्थिर नहीं रहते, मतलब अस्थायी नहीं रहते, ठीक है? तो अस्थायी अध्यक्ष के सदस्य कौन हो जाते हैं, मतलब अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं, ठीक है? और अस्थायी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो अस्थायी होते हैं वो लोग राज करते हैं। क्या करते हैं? वो लोग राज करते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार आप लोग याद कर लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? कब चुना गया भैया? तो ये दिसंबर 1946 में चुना गया, ठीक है? कब चुना गया? दिसंबर 1946 में चुना गया था। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो कितना समय लगा था भैया? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितने लगे थे भैया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान सभा को बनाने में, ठीक है? चलिए, भारतीय संविधान के निर्माण और उन्हें अंगीकृत होने तक संविधान को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, जबकि सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, मतलब अपना लिया गया था, ठीक है? संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, ठीक है? तो यही क्वेश्चन देखिए नीचे, संविधान सभा को द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है? तो ये हमारा सही हो जाता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। ओहो, ये क्या हो गया भैया? अब ठीक है ना? चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम इसके व्याख्या को विस्तृत रूप से देखेंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका किसे कहते हैं भैया? प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है, ठीक है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया, ठीक है? और अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने तथा पारित होने तक की तिथि 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतरकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे, ठीक है? संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए, अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने एवं पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया, पूर्ण रूप से, ठीक है? पूर्ण रूप से कब ग्रहण किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है? कब किया गया था? 1950 को। संविधान को 26 जनवरी
के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि क्या हुआ था इस दिन? तो इस दिन जो भैया हुआ था, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है कि कांग्रेस ने 26 जनवरी के दिन ही 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस ने इस तिथि को क्या किया था, 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, चलिए चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे। भारतीय संविधान लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। ठीक है, और आजादी के पूर्व तथा 26 जनवरी की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है आज भी। ठीक है, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था। क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस। ठीक है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता दिवस प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु संविधान सभा को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, चलिए भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? तो ये किया गया था भैया संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के। इसके व्याख्या को देखेंगे। भारत का संविधान सभा द्वारा ग्रहण या अंगीकृत किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो ये क्या थे भैया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे, को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप से प्रदान किया और संविधान को अंगीकृत किया। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो भैया मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस? 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे। इसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां। किसे देखेंगे? संविधान सभा की प्रमुख समितियों को देख रहे होंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन सी समिति के सदस्य नहीं थे? तो हमें वो 6 के 6 सदस्य याद करने पड़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन थे कौन नहीं थे। ठीक है भैया, तो चलिए देखते हैं। इसमें से जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, जो ये समिति थी, लेखन समिति जो थी, इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जबकि एन गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये तीनों हमारे इसके सदस्य थे। ठीक है, चलिए अभी नीचे देखने को मिलेगा कि कौन कौन से 6 सदस्य थे इनकी व्याख्या में। तो इसकी व्याख्या को देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार संविधान की प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 की डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 अन्य सदस्य थे। वो 6 सदस्य कौन कौन से थे, चलिए हम लोग देखते हैं उसे। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर पहले हो गए हैं। ठीक है, दूसरे कौन है? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खितान।
तो ये हमारे 6 सदस्य कौन कौन से? गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्णालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बीएल मित्र और डीपी खेतान। ठीक है, चलिए अब इसके स्थान पे भी कुछ कुछ आएंगे। ठीक है, तो इनमें से जो बीएल मित्रा के स्थान पर क्या था, इनके स्थान पर एन माधवराव तथा डीपी खेतान की वर्ष में 1948 में मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले सदस्य थे? तो वो थे भैया कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कौन थे? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। कौन थे? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, भारतीय संविधान की व्यवस्था कर्म समिति ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई यानी बम्बई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। अतः दिए गए प्रश्न में संविधान सभा की व्यापार समिति का उल्लेख होना त्रुटिपूर्ण है। अब हम देखेंगे संविधान सभा के स्रोत। किसे देख रहे होंगे हम लोग? संविधान सभा के स्रोत को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हमारा भैया लिया गया ब्रिटेन से। किससे लिया गया? ब्रिटेन से। कानून के समक्ष समानता किससे लिया गया है? किस देश से? तो ब्रिटेन देश से लिया गया। और कानून के समक्ष समानता जो है वो हमारा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य यानी भारत, राज्य से यहाँ तात्पर्य होगा, जब भी राज्य आएगा तो वहां तात्पर्य क्या होगा? भारत से। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। राज्य जो है यानी भारत अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान की विशेष बात यह है कि नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है। यहाँ विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश परंपरा, चूंकि ग्रेट ब्रिटेन से लिखित संविधान नहीं है, से ली गई है। कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। क्या भैया? जैसे समान या विधियों का समान संरक्षण, तो ये कहां से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, कानूनों के समान संरक्षण, तो ये कहां लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, चलिए इसके आगे देखेंगे हम। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की प्रेरणा कहां से आई है? तो ये आई है भैया फ्रेंच क्रांति से। कहां से आई है? फ्रेंच क्रांति से आई है। ठीक है, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश राजा के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इस क्रांति का सूत्रवाक्य, सॉरी भैया, सूत्रवाक्य जो था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। फ्रेंच क्रांति यानी फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरणा से यह विचार आया था। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो ये भैया ली गई थी आयरलैंड से। डीपीएसपी कहां से लिया गया भैया? तो आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, चलिए अब हम विस्तृत रूप से देखेंगे कौन किस देश से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं जो अन्य देशों से ली गई हैं वो इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? इस प्रकार है। चलिए देखते हैं किस प्रकार है। चलिए इधर हमारा देश दिया गया है, इधर उसकी विशेषताएं मतलब जो ली गई हैं। ठीक है, देश यानी ब्रिटेन। पहले हम ब्रिटेन को देखेंगे। ब्रिटेन से हमारा क्या क्या लिया गया है? तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई है, विधायी प्रक्रिया ली गई है और संसदीय विशेषाधिकार विधि का शासन लिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, द्विशासन प्रणाली। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है?
तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली और द्विसदनीय प्रणाली। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसको कि इससे एक नए क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, इन सबसे। आयरलैंड, अब आयरलैंड से हम देखेंगे, तो आयरलैंड से हमारा डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों को नामित किया जाना। क्या है? डीपीएसपी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा में कुछ सदस्यों को नामित किया जाना। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे यूएसए को। किसे देखेंगे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ से राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाना, मौलिक अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पे स्टार फिस्टार जो भी लगाना है लगा लीजिए। ठीक है, ये हमारा है इम्पोर्टेंट। ठीक है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता, उद्देशिका का विचार। यूएसए से क्या है भैया? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता, उद्देशिका का विचार। ठीक है, चलिए इसके आगे हम देखेंगे कनाडा को। कनाडा से हमारा क्या क्या लिया गया है? तो सशक्त केंद्र के साथ व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमारा क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 में है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए सोवियत संघ, वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? रूस। ठीक है, मौलिक कर्तव्य यहाँ से लिया गया है। क्या क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, ये इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना में अभिव्यक्त सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की अवधारणा। ठीक है, इसके आगे है फ्रांस से। फ्रांस से क्या लिया गया? प्रस्तावना की समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आदर्श वाक्य जो है गणराज्य की अवधारणा। ठीक है, अब हम देखेंगे जर्मनी। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, संघ को आपातकालीन शक्तियां, ये जर्मनी से ली गई। किससे भी? तो जर्मनी से। अब दक्षिण अफ्रीका से देखते हैं क्या क्या है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान संशोधन की व्यवस्था। क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान सभा की व्यवस्था। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा। क्या है? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जो है कहां से ली गई है? तो जापान से ली गई है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो वो भैया लिया गया है यूएसए से। किससे लिया गया है? यूएसए से। ठीक है, किससे लिया गया है? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक निर्धारित सिद्धांत वर्णित हैं। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये भैया आयरलैंड से हो जाती है। किससे? आयरलैंड से। डीपीएसपी हमारा कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और किस भाग में है संविधान के? तो भाग 4 में आयरलैंड है। ठीक है, 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं।
हमें मिलान करना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से। इससे इसको पूरा आ नहीं रहा, कैसे आएगा? जाने दो, ऐसे ही ठीक है ना। चलिए, डीपीएसपी हमारा कहाँ से लिया गया भैया? तो ये आयरलैंड से हो जाता है। और मौलिक अधिकार हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। और ये भैया संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया से हो जाता है। और ये भारत राज्यों का संघ एवं केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान करना, तो ये कनाडा से हो जाता है, ठीक है। तो तीन तीन कैसे बन रहा है? 3 4 2 1, 34 21, 34 21। ना 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 भैया, ये गलत हो गया भैया, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ठीक है। ये कहाँ जाएंगे भैया? तो ये हमारा जाएगा, पहले से मिटाते हैं। हम्म ये हमारा जाएगा 1 में, ये नहीं नहीं नहीं, हाँ 1 में जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और ये हमारा कनाडा, 34 12, अब सही है। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है भैया, ठीक है। चलिए, मौलिक अधिकार जो हमारा है ये यूएसए से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से। संघ एवं राज्यों के बीच ये ऑस्ट्रेलिया से। और ये भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्रीय शक्तियां अधिक शक्ति प्रदान की गई, तो ये कनाडा से, ठीक है। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद, अब हम क्या देखेंगे? संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद को देख रहे होंगे। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान में शामिल हैं तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में 470 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जो मूल अनुच्छेद था, मतलब संविधान था, तो उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए, कुछ अनुच्छेद निकाल भी दिए गए, नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। 8 से बढ़कर कितनी हो गई? 12 हो गई, ठीक है। भारतीय संविधान में है कितने? तो वो है 400 आर्टिकल से अधिक हैं, ठीक है। भारत के संविधान में वर्तमान में जो शामिल हैं, तो इसमें तो भैया दिया नहीं है, लेकिन जानते हैं अप्रोक्सीमेट अगर हम बोल रहे हैं तो 444, ठीक है। क्या है? 444। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो ये भैया किया गया था अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया था, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। इस अनुच्छेद में कहा गया कि अस्पृश्यता अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता में उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। हम्म
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों का संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? तो भैया अनुच्छेद 13 है। कौन सा है? अनुच्छेद 13। ठीक है। अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि कोई राज्य का कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 के प्रदत्त यानी मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यूनता करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्र तक शून्य होगा। ठीक है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 245 में क्या है? तो संसद के सदस्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियां हैं। ठीक है। अनुच्छेद 326 के अनुसार क्या है? तो लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार है। ठीक है। तो चारों ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। किससे? मुकदमा और कार्यवाही से अनुच्छेद 300 संबंधित है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 300 के अंतर्गत मुकदमे यानी वाद और कार्यवाहियां का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्यिक या समागम का निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। ठीक है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों में के अंतर्गत अध्यक्ष सदन की किसी सदस्यता को उसकी मातृभाषा से बोलने की इजाजत दे सकता है? तो भैया अनुच्छेद 120 के 1 में। किसमें? अनुच्छेद 220 120 के ए में है। ठीक है। उसकी मातृभाषा बोलने की इजाजत दे सकता है किसी भी सदस्य को। चलिए इसके आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो अंग्रेजी हिंदी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, वो अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। ठीक है। जरूरी नहीं कि आप हिंदी या इंग्लिश में ही दें, आपकी जो मातृभाषा है आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी बात को रख सकते हैं संसद में। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे अनुसूचियां। किसे देखेंगे? अनुसूचियां से देखेंगे अनुसूचियों को। तो इधर हमें मिलान करना है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा? संघीय सूची जो हमारी है वो चली जाएगी। संघीय सूची में कितने विषय हैं? तो 66 विषय हैं। ठीक है। और राज्य सूची में 97 विषय हैं। समर्थित सूची में 47 विषय हैं। कितने? 47। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। नहीं सॉरी, मुझे लगा ए सी भी है। सॉरी भैया। ये हमारा ए में संघीय सूची में 97 विषय। ठीक है। राज्य सूची में 66 और समर्थित सूची में 47। सॉरी भैया, सॉरी। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही होगा। ठीक है। कौन सा? ऑप्शन बी। आज क्वेश्चन 2 गलत हुए हैं। चलिए, संघ सूची में 97 प्रविष्टियां, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां और समर्थित सूची में 47 प्रविष्टियां हैं। ठीक है। वर्तमान में गणना के अनुसार 98 है और ये 59 है, ये 52 है। ठीक है। बढ़ चुकी हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय क्या है? समर्थित सूची में। किसमें है? समर्थित सूची में। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। आर्थिक नियोजन आर्थिक और सामाजिक योजना 7वीं अनुसूची के समर्थित सूची के प्रविष्टियां 20 में उल्लिखित हैं। समर्थित सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं, किंतु दोनों सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने पर केंद्रीय विधि राज्य की विधि पर प्रभावी होगा। केंद्रीय विधि जो होगा राज्य की विधि पर प्रभावी होगा। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं।
हम्म, ठीक है भैया, चलिए देखते हैं। भूमि सुधार के अंतर्गत के विषयों के अंतर्गत आता है। भूमि सड़क किस विषय के अंतर्गत आता है? तो हमारा राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। किसके? राज्य सूची के विषय। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। हाँ भैया, तो क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए? क्या है ना भैया कि मेरी दीदी की लड़की है, तो वो बीच में आकर डिस्टर्ब कर देती है, वीडियो को रोकना पड़ जाता है। ठीक है, चलिए। तो क्या कहा है कि भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? तो वो तीसरी सूची में दिए गए। किस कौन सी सूची में? तीसरी सूची में दिए गए। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। संविधान की तीसरी सूची यानी थर्ड शेड्यूल के में शपथ या शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए। ये क्वेश्चन जो है भैया ना, ये अभी हाल ही में यूपीपी की एग्जाम्स में पूछा गया था। ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था। इसमें संघ एवं राज्य के मंत्रियों के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथों शपथों तथा संसद एवं राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा द्वारा ली जाने वाली शपथ के लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के रूप में प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी विषय समवर्ती सूची में आते हैं? वन्य जीवों की सुरक्षा, कृषि पर आय, विद्युत उपभोग एवं बिक्री कर पर अमूल्य नियंत्रण। तो इसमें से सिर्फ वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण आते हैं, यही दोनों आते हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, तो पहला और चौथा सही हो जाता है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों को 3 सूची में बांटा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय पर संसद, राज्य, विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि समवर्ती सूची के विषय पर दोनों में टकराव होता है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी हो जाता है। वन्य जीव, जंतुओं एवं पक्षियों का संरक्षण समवर्ती सूची प्रविष्टि 17B में। ठीक है, कृषि पर आय, कृषि आय पर कर राज्य सूची प्रविष्टि 46। विद्युत के उपभोग अथवा बिक्री पर कर राज्य सूची प्रविष्टि 53 है। ठीक है, मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची प्रविष्टि 34 है। ठीक है भैया, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो वो है शिक्षा। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में हो जाता है। भारतीय संविधान संघीय ढांचे की मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची भी शामिल थी। ठीक है भैया, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके महान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या संविधान की ग्रामीण अनुसूची में शामिल नहीं है? क्या नहीं है? तो वो भैया है ग्रामीण खेल। ग्रामीण खेल जो है ये ग्रामीण अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। संविधान की ग्रामीण अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है। ग्रामीण अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो ये पंचायत का, जिसमें 29 विषय हैं।
पुस्तकालय, ईंधन, चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, पेय, ग्रामीण अवसाधन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय शामिल, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख ग्रामीण अनुसूची में नहीं है। ठीक है, ग्रामीण अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? तो वो दिया गया भैया 29। कितने? 29 विषयों पर। ठीक है, जानवरों की प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो वो समवर्ती अनुसूची में रखा गया। किसमें? समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है, जानवरों के प्रति क्रूरता और रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में 17 प्रविष्टियों के तहत उल्लिखित है। कौन सी अनुसूची में है? जानवरों के प्रति क्रूरता और रोकथाम तो संविधान की 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो ये हमारा हो जाता अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची में। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची में। चलिए इसके आगे देखते हैं। एक मिनट भैया। ठीक है भैया, चलिए देखें। अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची में है, ना कि 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ना कि सामान्य अनुसूचित क्षेत्रों से। ठीक है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्य के परिषद के सीटों का आवंटन एवं समाधान कौन से पद निकल रहे हैं? फिर से देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसमें राज्य के परिषद के में सीटों का आवंटन के प्रावधान समाविष्ट हैं? तो ये भैया चौथी में। किसमें है? चौथी में। किसमें है? चौथी में। ठीक है, भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों का आवंटन के बारे में उल्लेख है। सीटों का आवंटन के बारे में कौन सी अनुसूची में? 4थी अनुसूची में। भारतीय संविधान 22 भाग में विभाजित है। इसमें गणना अनुसार 470 से अधिक अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। 22 भाग, 470 से अधिक अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो वो ये भैया अनुसूचित जनजाति से। किससे? अनुसूचित जनजाति से है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन एवं हितों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया। इस अनुसूची में प्रावधानित उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष या राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा की जाने पर उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति का प्रतिवेदन देगा। ठीक है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं? तो ये भैया रखे गए हैं 10वीं। दल बदल कानून किसमें है? तो ये 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची में के तहत दल बदल के आधार पर निर्हरता संबंधी उपबंध किए गए। कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें किसी दल के एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने की संबंधी प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे? तो दल बदल विरोधी विधायन से। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून से। ठीक है, भारतीय संविधान 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये भी दल बदल विरोधी कानून से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम कल कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, इसके आगे हम कल उद्देशिका को देख रहे होंगे। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।